हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम डिस्कस कर रहे हैं आज FST 4 का पेपर 1 और पेपर की मार्किंग स्कीम आपके पास में जो इससे पहले जो जेईई एडवांस का पेपर हुआ था वैसे ही वही है सेम। इसमें भी आपके ऐसे 15 मल्टी करेक्ट है और मार्किंग वही है +4 -2 और 5 आपके पास में इंटीजर टाइप है। अब क्या पेपर का लेवल देखेंगे, मार्किंग स्कीम में थोड़ा बहुत टफ है ही, पर पेपर के जो सवाल हैं आपके पास में तो आपके पास 70% प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम है। 70% प्रॉब्लम आप कर पाएंगे। जो आपके इंटीजर टाइप है वो तो बिल्कुल ही हलवा है, मतलब वो तो बहुत ही आसान है, मतलब आपको खट 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 करेंगे तो हो जाएगा फटाफट। और कुछ कुछ सवाल आपको इसमें मल्टी कैट में कुछ कुछ सवाल अच्छे दिखाई देंगे। अगर आप पूछें ओवरऑल कैसा रेट करेंगे तो ओवरऑल पेपर को मीडियम ही रेट करेंगे, टफ की साइड नहीं है, मीडियम से इजी की साइड ही है, तो आप इसमें स्कोर कर सकते थे। और कैसा रहा एग्जाम होता आपका स्कोर बताएगा। और एक और चीज करिए ना, जैसे मान लीजिए अभी आप पेपर हो रहे हैं तो आपका मान लीजिए कोई सवाल फंस जा रहा है तो ऐसा नहीं सर जी ये फंस गया इसको छोड़ दिया अपना नंबर आ गया, उसके लिए एग्जाम नहीं हो रहा है तेरा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल तेरा फंस गया ना, तो तुझे क्या करना है, उस सवाल को ढूंढना है, उसे कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी देखनी है, क्योंकि अब रिवीजन का यही एक जरिया बचा। भाई कितनी बार नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ के पक गया होगा, भाई कितनी बार पढ़ा होगा, अब नोट्स ऐसे ही पढ़ेंगे। अब मान लीजिए फंस गया, थ्योरी देख ली, कंसेप्ट देख लिया, क्लियर। तो और इसमें एक चीज और भी अच्छी है, जैसे मान लीजिए तेरे पास रिवीजन डीपी में कुछ सवाल फंसे हुए थे, अच्छे सवाल। मेरा तो ये मानना है कि भाई अगर आपने रिवीजन डीपी कर ली ना तो एक बार आप उसके जैसे जो फंसे हुए सवाल थे, जो मान लीजिए आपको अच्छे लगे होंगे या फिर डाउट पे आपने गोला किया होगा, तो वो सवाल वापस देख लीजिए। और वैसे वो सवाल कुछ कुछ इसमें यहाँ पे जो पेपर हो रहे हैं उसमें आ जा रहे हैं उसके कुछ कुछ अच्छे सवाल, तो वहां से भी रिकैप हो जाएंगे। पर एक बार आप थोड़ा उसको भी रिवीजन डीपी को टाइम देके थोड़ा देख लीजिए, मतलब उसको मिनिमम आप 2 से 3 बार कर लीजिए। मतलब मैं यूं नहीं बोल रहा पूरा वापस कर ले, पर जो फंसे हुए सवाल थे उनके कंसेप्ट से एक बार देख ले या फिर ओरली देख ले भाई हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। और पेपर्स को बहुत सीरियसली लो, सीरियसली। तो अब कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं भाई सर हमने पेपर तो दिया पर नंबर कम आ रहे थे तो हमने इस वजह से हमने उसका स्कोर एंटर नहीं किया। भाई इतना शर्मा के कहाँ जाएगा बता, ये मतलब इतनी जल्दी कहाँ जाएगा। एट द एंड क्या होगा तेरे पास में, जेईई मेन देगा तब तो स्कोर दिखेगा ना। तो भाई मतलब जो आप हैं वो दिखाइए ना, इसमें शर्म वाली क्या बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई आप, मतलब आपने पेपर दिया पर उसे मार्क नहीं किया या फिर आप उसे स्किप करना चाह रहे हैं, तो ये सब गलत है ना। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 21, पहला सवाल इस पेपर का। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया एक ट्रेन है और वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, सर्कुलर ट्रैक दिखाया है मैंने, और उस ट्रेन की जो लेंथ है वो 1/4 है सर्कुलर ट्रैक की। 1/4 है मतलब आपके पास होगी 2 पाई टोटल लेंथ होगी, डिवाइड बाई 4 कर दी तो कितना है πr/2। और सवाल में अगर पहले 3 ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि ये जो बीच में जो ट्रेन के सेंटर वाले पॉइंट है, मतलब यहाँ पे होगा ये ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन मान लिया हमने ना, तो सेंटर वाला पॉइंट ये वाला है, ये पूरी ट्रेन मान लिया हमने यहाँ से देखिए यहाँ तक, इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये सोर्स हो गया और ये ऑब्जर्वर हो गया और यहाँ पे ये कुछ बैक एंड हो गया, इसको बी बोल देते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे को हमने ट्रेन माना है। तो ये पूछ रहा भाई साहब इस सोर्स को, इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उसके बारे में कमेंट करना चाह रहा है ये, तो ठीक है कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जनरल एंगल पे चले जाते हैं। हम बोलते हैं कि इस टाइम पे सोर्स की वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्लियर। कितनी होगी, ओमेगा इंटू में आप उसको v बोल देते हैं, क्लियर। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किस तरफ होगी, इधर होगी, वो भी कितनी होगी v, ठीक। ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कुछ, ये 45 डिग्री है, मानना कि ये तो 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपके पास में, यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर देते हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। इसी लाइन के लोग वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। अगर आपको याद हो भाई ऐसे जब आपके पास में ऑब्जर्वर जा रहा होता है या फिर ये सोर्स जा रहा होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर, क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और इसके लोग वेलोसिटी देखते हैं, ये कंसेप्ट होता है। तो हमने ये लाइन को ज्वाइन कर दिया। अच्छा अगर ये लाइन ज्वाइन करिए तो ये वाला एंगल 45, तो ये कितना होगा 35/2, 35/2, 35/2 थोड़ा अजीब है, इसको 5 लिख लेते हैं एक बार, कितना लिखना है 5, तो ये भी 5 तो ये भी 5, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस है, फाइन। अगर ये ऐसा हुआ तो अब सुन, ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल कितना हुआ तेरे पास, ये वाला एंगल देख ली 90, तो ये वाला कितना हुआ तेरे पास 90 - 5। अरे समझ में आ रही बात, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री ना। अच्छा अगर तू यहाँ पे देखेगा तो ये पूरा एंगल 90, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा तेरे पास 90 - 5, डन। अब तुझे क्या दिखाई दे रहा है अभी, इस लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है v cos 90 से v sin 5, और यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी भी कितनी है तेरे पास v sin 5। मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी क्या है तेरे पास बराबर। और अगर ऐसा केस है जब दोनों सेम, मतलब इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई 0 हुई, और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हुई तो भाई साहब इसको सुनने वाली फ्रीक्वेंसी में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है ना, इसको कितनी सुनाई देगी, f0 ही सुनाई देगी, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो आपने इसको बोला गया ऑब्जर्वर, क्या बोला इससे पहले ऑप्शन में, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, गलत बात। मोर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब कांस्टेंट रहेगी पर मोर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, गलत बात। कांस्टेंट रहेगी और इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन सही हो गया। अगर आप डी ऑप्शन की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो वेवलेंथ ये देख, अगर ऑब्जर्वर सोर्स इधर मूव कर रहा है,
यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दोनों की स्पीड सेम है, पर तुझे पता है मतलब वेवलेंथ किसकी वजह से बदलती है? सोर्स की मूवमेंट की वजह से। ऑब्जर्वर के चलने की वजह से वेवलेंथ बदलती नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पे से v स्पीड से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी, पहले मान ले वो थी तेरे पास लैम्डा, अब कितनी हुई तेरे पास? लैम्डा प्लस वीटी। लैम्डा प्लस वीटी ना इस तरफ वाले को क्या दिखेगा? बिकॉज ये यहाँ पे पहुंचता पर इतने टाइम में ये कुछ आगे चला जाए, कितना? वीटी टाइम आगे चला जाए, तो नेट कितना मतलब लैम्डा प्लस वीटी। तो क्या आएगा तेरे पास? वेवलेंथ जो रियर एंड पे जो बंदा बैठा हो, पीछे मतलब कहीं भी आदमी बैठा होगा तो उसको क्या दिखाई देगी? आपको ज्यादा दिखाई देगी एक्चुअल से। क्लियर? तो हमने प्रॉब्लम नंबर 21 को कर लिया। हम करें प्रॉब्लम नंबर 22। सवाल में आपको क्या बोला गया? एक बैलून है, उसमें 2 मोल है SO2 गैस की, और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है आपको 1 किलोलीटर करके, टेम्परेचर गिवन है, और SO2 के बारे में बताया गया कि नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है। द गैस इज फर्स्ट एक्सपेंड टू द थ्राइस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम आइसोबारिकली। डायग्राम बना लेते हैं, पीवी डायग्राम। तो ये पी आ गया आपके पास प्रेशर है, यहाँ पे ऐसे वॉल्यूम है। इनिशियल यहाँ पे था आपके पास में, तो ये प्रेशर हो गया P नॉट, और ये वाला वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास? V नॉट। अच्छा, अब आपने क्या किया? वॉल्यूम को कितने टाइम्स कर दिया? 3 टाइम्स कर दिया। वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया तो ऐसा बन गया ये वाला। तो ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम? दिस इज 3V नॉट। क्लियर? अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में इसने बोला कि एडियाबैटिकली आपने फिर एक्सपेंड करा, और फिर एक्सपेंड करके टेम्परेचर क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप आगे ये कुछ V फाइनल है और यहाँ पे कुछ प्रेशर फाइनल है। क्लियर? ऐसा कुछ बना दिया आपने। ये आइसोबारिक है और ये एडियाबैटिक है। अब भैया सवाल पे ऐसे ढंग से पढ़ दो, इसमें कौन सा पूछा? इसमें इनकरेक्ट पूछा है ना। अब लोग क्या करते हैं? लोग सोल्व करते हैं, करेक्ट आता है कि इतनी खुशी होती है, फटाफट टिक कर देते हैं, पर देखते थे वैसे पूछा क्या है? इससे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो ये सब चीज ध्यान रख लिया करो, पेपर देख रहे हो तो ये बात दिमाग में रखना, अब इनकरेक्ट बताना है। दिमाग काम नहीं करता, इतनी खुशी दे देता सवाल होता ही कि अब इसको सही करो, फिर वो गलत हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ आपके पास है। पहला ऑप्शन ने बात करा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो मैंने बोला डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है NCV डेल्टा टी। किसके बीच पूछ रहा है? आइसोबारिक में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो n की वैल्यू कितनी है? 2। CV F/2R होता है ना। अब ये देख, ये तेरे पास ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 6 होंगे। F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो यहाँ पे CV कितना होगा? 3R। डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से पता हो तो CP CV गामा दिक्कत नहीं करता है। तो ट्राई एटॉमिक पता है ना भाई, ट्रांसलेशन के भी तीनों, रोटेशन के भी तीनों। तो ये आ गया। अब डेल्टा टी निकालना। डेल्टा टी कैसे निकालना है? तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय NR। ये डेल्टा टी है तेरे पास, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये कितना गया तेरे पास? दिस इज 6R। अच्छा, P2V2 कितना हुआ तेरे पास? P2V2 3P नॉट V नॉट, और P1V1 हुआ P नॉट V नॉट, नेट कितना बचा? 2P नॉट V नॉट डिवाइड बाय NR। क्लियर? और तुझे पता है इस वाले पॉइंट पे टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा है तो P नॉट V नॉट बाय NR की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। अच्छा, तो आपने इसे लिखा 12R इंटू में 300। समझ में आ रही है? और ये मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब R की वैल्यू पुट करते हैं। R की वैल्यू कितनी बोली है सवाल में? 25/3। 25/3 इंटू में 300, तो ये कट गया 4 आ गया। तो ये कितना आ गया? इतना आ गया, दिस इज जूल। तो 3 इंटू में 10⁴ जूल। मतलब बी ऑप्शन आ रहा है पर इनकरेक्ट पूछा, इस वजह से बी सही ना होके ए सही हो जा रहा है। क्लियर? तो बी ऑप्शन वैसे सही है पर इनकरेक्ट पूछा, उस वजह से ए सही हो गया। फिर आपसे क्या पूछा गया? वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस में वर्क डन पूछ लिया इसने, तो कैसे ही कर सकते हैं आप, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अगर अलग अलग निकालेंगे तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोबारिक की। आइसोबारिक में वर्क डन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला आता है वर्क डन का? P इंटू में डेल्टा वी। P इंटू में डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2V नॉट। क्लियर? और इसको ये आ गया वर्क डन। फिर आप निकाल दीजिए एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास? वर्क डन आएगा, दिस इज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। लोग इस फॉर्मूले में कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना है। P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। गामा माइनस 1 नहीं है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। P2V2, अच्छा यहां पे हम निकाल लेते हैं P2V2। इसकी वैल्यू कितनी है? P2V2 की वैल्यू आपके पास, ये P2V2 हुआ आपके पास 3, सॉरी यहां पे निकालना है ना। अब यहां पे क्या टेम्परेचर सेम है दोनों पॉइंट पे, तो यहां पे टेम्परेचर सेम है, तो मैंने क्या लिखा? P नॉट इंटू में 3V नॉट। सॉरी, इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट का टेम्परेचर सेम है सवाल में, तो इनिशियल टेम्परेचर ये होगा P नॉट V नॉट डिवाइड बाय NR, वो सब तो सेम है ही। यहाँ पे देखो किसके बराबर है? PF/VF। क्लियर? तो इसका मतलब ये PF/P2 जो फाइनल है ना, PF/VF उसके लिए किसके बराबर? P नॉट V नॉट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे P नॉट V नॉट। क्लियर?
P1 V1 की वैल्यू कितनी आ गई -3 P0 V0 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अब गामा निकालो, गामा कितना होता है CP बाय CV। CP की वैल्यू कितनी है आपके पास, पहले CV की वैल्यू कितनी है, CV वैल्यू कितनी है 3R, तो CP कितनी 4R, कितना क्या 4/3, तो यहाँ पे कर दिया 4/3। तो वर्क डन कितना आया ये आपके पास 1/3 ना, तो ये आपके पास आया दिस इज 2 P0 V0, ऊपर 3 चला गया, ये सब प्लस हो गया, तो वर्क डन आ गया 6 P0 V0। तो ये वाला पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, टोटल वर्क डन कितना आया 8 P0 V0। अब 8 P0 V0 क्या लिखा जा सकता है, P0 V0 को लिख दो nRT0 बाय P0 V0 इज इक्वल टू n। हाँ ठीक है, अब nRT0 की वैल्यू पुट कर दो, तो 8, n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 25/3 और T0 की वैल्यू 300, तो ये कितना हुआ आपके पास, ये 100 हो गया। और यहां से आ गया आपके पास दिस इज 50 ना, ये आ गया आपके पास 50 × 400 और 4000, जिससे आ रहा है 40 किलो जूल आ रहा है ना आपके पास, और आपको 40 किलो जूल आ रहा है, मतलब डी सही है, पर गलत पूछा, इसमें से कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। तो इस वाले सवाल से आप ये सीखिए कि सवाल सिंपल हो पर आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए। इनकरेक्ट करेक्ट क्या पूछा है सवाल में, वही करना है जो पूछा है, हमें जो आता है वो नहीं करना है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप सवाल सही ढंग से पढ़ेंगे। हम करें प्रॉब्लम नंबर 23 में आपको क्या बोला गया, एक यहाँ पे आपके पास में एक सिलेंड्रिकल वेसल था और ये फिक्स है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इसका मास भी m है आपके पास में, और इसके जो गैस है उसका इनिशियल टेम्परेचर है mv²/r। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पिस्टन का मास m, तो एक आइडेंटिकल मास m इससे आके टकराता है, और सबसे पहले कि उसने बोला कि ये आके से चिपक जाता है, तो ऐसा बोला कि चेंज इन जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना देगा, मिनिमम कितना देगा। तो मैंने बोला अगर आपके पास में इनइलास्टिक कोलिजन है, फर्स्ट केस करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन का। अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन में देखेंगे तो क्या होगा, इसका मास mv था, ये दोनों चिपक जाएंगे, 2m बन जाएगा, इसके एसिड कुछ v' होगी, क्लियर। तो यहाँ पे कितने की v' की वैल्यू आपके पास v/2। अब देखिए, अभी जब इसे चिपक गया, इसका मतलब इस पूरे की, इस पिस्टन की और इस मास की वेलोसिटी होगी v/2। जब ये जहां पे जाके रुकेगा तो क्या करेगा, अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को इस गैस को ट्रांसफर कर देगा। तो वो एनर्जी कितनी है आपके पास, वो एनर्जी हाफ 2m, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास v²/4। ये किसको दे दी, उसने गैस को दे दी। गैस के पास किस फॉर्म में रहेगी एनर्जी, NFRT/2 होता है ना, NFRT होता है, याद है आपको, NFRT/2, ये एक्सप्रेशन होता है आपके इंटरनल एनर्जी का। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे निकाल देते हैं, इतनी चेंज होगी इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से क्या किया आपने, n की वैल्यू आपको 1 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए, ये लिखते हैं इसको, ये बना mv²/4, n की वैल्यू 1, f की वैल्यू कितनी 3/2, और यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म r और यहाँ पे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आपके पास कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया आपके पास mv²/6, ये डेल्टा टी आ गया, क्लियर। अगर ये डेल्टा टी आया आपके पास, तो अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे कि भाई इनिशियल टेम्परेचर इतना था, चेंज इन टेम्परेचर इतना आया, तो टेम्परेचर मैक्सिमम कितना दिखाई देगा आपको, मैक्सिमम दिखाई देगा mv²/r, यहाँ पे एक r भी आना है, सॉरी ये r यहाँ पे आएगा, प्लस mv²/6r। तो कितना आया आपके पास, ये वाली टर्म आ गई 7/6 mv²/r, ये मैक्सिमम आ गया। अगर आप यहाँ पे ऐसे t मिनिमम निकालेंगे, यहाँ पे t मिनिमम कितना आएगा आपके पास, दिस इज इनिशियल था mv²/r माइनस mv²/6r, कितना हुआ आपके पास, ये वाली टर्म आई 6, दिस इज 5 mv²/r। तो रेशो आ गया आपके पास 7:5 का रेशो आ गया। अगर 7:5 आ गया तो ए करेक्ट आंसर हो गया। तो ये -t मिनिमम वाले केस में क्या होता है, मैं बात बताता हूँ। ये मीन पोजीशन थी आपके पास में, ये से टकराया कुछ यहाँ पे गया, कितना कुछ मान लो x डिस्टेंस इधर गया, तो इधर भी कितना जाएगा, ये कुछ उतना डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा x। मेरी बात समझ में आ रही है, तो उतनी, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा आपके पास में, जैसे इस वाले केस में ये यहाँ पे था, यहाँ से चला, कितनी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी लेके चला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर ये इधर पहुंच जाएगा आपके पास में, तो इतनी एनर्जी का डिफरेंस आपके पास वहां पे आ जाएगा, क्लियर। अब अगर हम इसमें इलास्टिक कोलिजन की बात करें, सेकंड और एक ऑप्शन में बोला गया कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, सबने बोला इलास्टिक कोलिजन है। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये मास m ये से टकराते ये वाला तो रुक जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। अगर ये मूव करना शुरू कर दे, किस वजह से मूव करेगा, v से, और ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा जस्ट इस वाले पॉइंट पे, क्लियर।
अच्छा, अब क्या होगा, जब आपके पास में ये मैक्सिमम कहीं पे जाकर रुकेगा ना, तो जब रुक रहा होगा तब क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी गैस को ट्रांसफर कर देगा। वो एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। वो किसके बराबर आएगी, एन एफ की वैल्यू NFR इंटू में डेल्टा टी। क्लियर। तो यहां से आपके पास में ये 2 से 2 साफ हो गया, तो आपके पास आया mv²/3r। ये टेम्परेचर डिफरेंस आया डेल्टा टी। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर कितना आ गया, mv²/r इतना और आ गया, तो टी मैक्सिमम कितना बनेगा, टी मैक्सिमम बनेगा mv²/r प्लस mv²/3r। तो टोटल वैल्यू कितनी की 4/3 mv²। क्लियर। अब क्या होगा, ये इधर कंप्रेस हो गया, अब वापिस जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आते, जैसे यहाँ पे आएगा तो इससे वापिस टकरा जाएगा, इससे टकराते ये तो रुक जाएगा और ये मूव करना शुरू कर देगा। इससे पहले वाले केस में ये नहीं था, इससे पहले वाले केस में से चिपका हुआ था, आगे चला गया था। अब क्या होगा, जैसे पिस्टन यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे आएगा तो इससे टकरा जाएगा, तो ये मूव करना शुरू कर देगा और ये रुक जाएगा। मतलब इसमें टी मिनिमम कितना संभव है, टी मिनिमम इसमें mv²/r ही होगा। वो पहले वाले की तरह नहीं करे, अगर टी मिनिमम निकालना है तो आपने जो डिफरेंस को माइनस किया, क्यों डिफरेंस को माइनस नहीं किया, बिकॉज इससे आगे गया ही नहीं। इससे पहले जब इनइलास्टिक था तो क्या हुआ था आपके पास में, ये यहाँ पे आया तो इसके आगे भी जा रहा था, अभी ये m यहीं पे रुका हुआ था, जैसे इसको एनर्जी दी, रुक गया यहाँ पे, फिर आगे इधर टकरा गया, इसको एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर। तो ये टी मिनिमम है। अगर आप रेशियो निकालें तो रेशियो कितना है आपके पास, रेशियो आ जाएगा 4:3। तो इस हिसाब से आपके पास प्रॉब्लम नंबर 23 के 2 आंसर सही होंगे, ए एंड डी। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 24 में ऑप्शंस पढ़ के बताना ऑप्शन सही है या गलत है। पहला ऑप्शन बोला गया, ए टाइट स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड सस्टेनिंग स्टैंडिंग वेव, देन एट मिडल एंटीनोड विल बी फॉर्म्ड इन ओड हार्मोनिक। बना लेते हैं ओड हार्मोनिक, ये आपके पास ओड हार्मोनिक हो गया। क्लियर। तो ओड हार्मोनिक के अंदर बता, सेंटर वाले पॉइंट पे क्या है आपके पास में, एंटीनोड है, हाँ है। इसके बाद वाला देख लियो ओड हार्मोनिक ऐसा होगा। क्लियर। तो इसके भी सेंटर वाले पॉइंट पे अगर देखेगा तो एंटीनोड है, ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन में बात करेगा, ए टाइट स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड एट फ्री एट अदर एंड, एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, तो ऐसा बनेगा आपके पास में इसमें फंडामेंटल केस। तो मिडिल में क्या है, मिडिल में कुछ भी नहीं है भाई साहब, ना नोड है ना ही एंटी नोड है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। सी ऑप्शन की बात करेंगे, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में कैसा बनता है, ओपन ऑर्गन पाइप है, ये ऐसे बनता है ओपन ऑर्गन पाइप में, ये फंडामेंटल बनता है ऐसे। अच्छा, क्या बोला गया, इन स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड इन ओपन ऑर्गन पाइप एंड एंड करेक्शन इज नेग्लिजिबल, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन SHM ऑफ एनी 2 पॉइंट विल बी आइदर पाई और 0। ये अच्छी बात है, स्टैंडिंग वेव स्टडी बताई भी जाती है। जब भी कोई स्टैंडिंग वेव है, चाहे कैसी भी स्टैंडिंग वेव है, अगर ऐसी कोई स्टैंडिंग वेव है आपके पास कहीं से भी शुरू हो, इसमें एक वेव ये वाली है ऐसे, ये वाली, इसको मिटा देता हूँ ना, एक वेव आपको दिखाता हूँ, ये वाली वेव है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम फेज में है और ये दोनों आपस में अपोजिट फेज में। तो स्टैंडिंग में 2 ही फेज डिफरेंस मिलते हैं, या तो आपको 0 फेज डिफरेंस मिलेगा या फिर पाई मिलेगा। तो ये बात तो सही है, ये स्टैंडिंग वेव की थ्योरी में बताई जाती है। ऑप्शन डी में आपसे बोला गया, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड इन क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एड करेक्शन इज नेग्लिजिबल, देन एट मिडल नाइदर नोड और एंटीनोड इज फॉर्म्ड। तो आपके क्लोज ऑर्गन पाइप ऐसे बनती है, क्लोज ऑर्गन पाइप, या आपने क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप बना दी, ठीक है। अब इसके मिडिल में देखिए, मिडिल में क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा आपके पास, ना नोड है ना एंटी नोड है, तो ये बात भी सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ABCD सभी ऑप्शन आपके क्या हो गए, करेक्ट हो गए। क्लियर। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये ठीक सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया कि यहाँ पे ऐसे कोन है, एक ये ना, ये कोनिकल शेप है, ये कोन है, ये पड़ा, इसके अंदर आपने रिंग को डाला, ऐसे कोन के अंदर ऐसे रिंग को डाला, तो रिंग क्या हो गया, स्लाइड करेगी और ये रिंग इलास्टिक है, इसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है। सबसे पहले इसने बोला कि जब इसको इनिशियली यहाँ पे रखा तब इसमें एक्सटेंशन नहीं था रिंग में, मतलब रिंग के अंदर टेंशन नहीं है। तो आपसे बोला गया तो सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल डायरेक्शन में आपके एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए, रिंग का हर एक पार्टिकल ऐसे पड़ा है आपके पास, ये वाला एंगल आपको कुछ गिवन है क्या, एपेक्स एंगल, ये सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा गिवन है ना आपको, सेमी वर्टेक्स एंगल, ये वाला एंगल थीटा गिवन है। अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, कौन सा, -- थीटा। तो यहाँ पे ऐसे रिंग का एक मास पड़ा हुआ है, ऐसे एज्यूम कीजिए, ऐसे हर एक डायरेक्शन में ऐसे बहुत सारे होंगे, बस जैसे ये पूरा कोन कवर करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में इनका इन्फ्लुएंस बन रहा होगा। तो इस पे जो नीचे की तरफ इसका एक्सेशन होगा कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। साइन थीटा कितना होगा, साइन 90 - थीटा, तो ये कितना बन गया आपके पास, जी कोस थीटा। क्लियर। हर एक पार्टिकल का ऐसे है, ऐसे हर एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन है। आपसे कौन से डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन पूछा गया, आपसे इनिशियल एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग। तो कैसे निकालेंगे, देख हर एक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ऐसा है, तो अगर तुमके 2 कंपोनेंट ब्रेक करेगा, एक ये वाला और एक नीचे वाला,
तो ये वाला कंपोनेंट तो हर एक ऐसे कोण में है तो हर एक डायरेक्शन में है ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो ये वाला एंगल कितना है आपके पास, ये 90 ये वाला एंगल थीटा। टोटलाइजेशन कितना हो गया, ए ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, जी कोस थीटा का, फिर कोस कंपोनेंट तोड़ा इसकी वजह से, तो कितना है, जी कोस स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब अगले पार्ट में चलते हैं, इसमें इसे बोला जाए मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ द रिंग। अब ये निकाला जाए, इसके लिए हमने क्या किया, मैंने बोला कि मान लेते हैं कुछ ये रिंग कुछ एच मैक्सिमम शिफ्ट हुई, ये कितना शिफ्ट हुई बच्चों, एच शिफ्ट हुई, क्लियर। अच्छा ठीक है, अगर आप ये वाली डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, ये वाली कुछ आर मान लेते हैं, ये वाली कितनी मान लेते हैं, आर डैश, ये क्या रेडियस है आपके पास, तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू, ये डिस्टेंस कुछ एक्स मान ली, इनिशियल वाली ये एक्स मान ली, तो इनिशियल वाली आर कितना आएगा आपके पास, दिस इज एक्स टेन थीटा, बहुत बढ़िया। और आर डैश की वैल्यू बच्चों अगर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी आपके पास, दिस इज एक्स प्लस एच टेन थीटा, इतना चमक रहा है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ, चेंज इन लेंथ, किसका चेंज इन लेंथ, रिंग का चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा लेंथ कितना चेंज आया, 2 पाई आर डैश माइनस आर। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्स से एक्स तो साफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 2 पाई एच टेन थीटा, इतना चेंज इन लेंथ हुआ, ये काम चीज मिल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ तो यहाँ पे आके रिंग जस्ट एक मूवमेंट के लिए रुकेगी, अगर रुकेगी तो आपने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो आपने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा, mgh, क्लियर। और वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर आप निकालें तो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा -12 k डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हम मान रहे हैं कि इनिशियल भी 0 थी, वहां से रिलीज किया और वहां पहुंच गया तब भी 0 है। अब आप इसकी वैल्यू लिखिए, mgh इज इक्वल टू हाफ के, इसको सोल्व करने बनेगा 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, h की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने बोला h की वैल्यू, इस h ने इस h को मार दिया, तो यहां से वैल्यू कितनी की 2 mg, ये वाली वैल्यू 2 mg डिवाइड बाय k 4 पाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ रही एच की। देखो मैच कर रहा है क्या आपके पास में, इसने बोला mg, ये इसको काट रखा है इसने, ठीक है, तो यहाँ 2 बन गया। जिसने बोला इसको लिखा है mg कोट स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है, और k इंटू में 2 पाई स्क्वायर, सही है, इसको दूसरी फॉर्म में लिखा तो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉब्लम नंबर 25 कंप्लीट होता है। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 26 में आपके पास में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और आपको बोला गया इसको हीट किया गया, और हीट करने के बाद में आपको कुछ पॉइंट पूछे गए। तो पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, जैसे मान कोई भी शेप है आपके पास, मान जैसे कि रिंग है, क्लियर, आपको बोला गया इस रिंग को हीट किया गया, रिंग को हीट किया गया, आपसे बोला गया किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में, जो पॉइंट रिंग पे लाई कर, जैसे ये 2 पॉइंट्स है आपके पास, इन दोनों में अगर इनिशियल लेंथ L थी और अगर आप इसे हीट कर देंगे तो इसकी जो इसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा वो आएगा L अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर। ये रिंग है, अगर मान ली डिस्क होती, पूरी डिस्क है, अब भी इसके कोई 2 पॉइंट्स है इसके ऊपर, इनकी भी डिस्टेंस अब भी उतनी रहेगी। मान लीजिए सर इस डिस्क के अंदर होल है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट तब भी सेम रहेगा, मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर आप पिक करेंगे उसमें चेंज इन लेंथ उतना ही आएगा, दैट इनिशियल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय अल्फा इनटू में डेल्टा थीटा। अगर ये कांसेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस सवाल में नहीं फंसेंगे। अब सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में आपको बोला गया कि यहाँ पे एक हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है और आपने इसको हीट किया। अब हीट करने से क्या होगा, ये पूरी जो आपके पास हाफ डिस्क है वो एक्सपेंड करेगी, पर एक पॉइंट है जो मूव नहीं करेगा। कौन सा पॉइंट मूव नहीं करेगा? दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। क्यों मूव नहीं करेगा? बिकॉज इस डिस्क पे लगने वाला एफ एक्सियल 0 है। अगर एफ एक्सियल 0 है तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता नहीं है। तो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को ढूंढा। सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का कहां पे आता है आपके पास, कहां पे आता है सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का? दैट इज 4r/3π। तो आपने बोला सर ये डिस्टेंस आपके पास है 4r/3π। डन। ये वाला पॉइंट मूव नहीं कर सकता। अब इसने ऑप्शन ए में पूछा कि ए का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके का होगा। देखिए ए एक्चुअली इसी लाइन पे लाई करता रहेगा और अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट की दूरी यहां से 4r/3π है तो ये लाइन कितना शिफ्ट हो जाएगी, 4r/3π इंटू में अल्फा डेल्टा थीटा। फाइन। ये पॉइंट अगर इधर इतना शिफ्ट हो गया तो हर एक पॉइंट इसका ऐसे शिफ्ट होगा। तो सर ए पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 4r/3π अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्टिकल पॉइंट की। तो अगर आप देखेंगे यहां पे जैसे इस वाले पॉइंट की आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंटर वाला पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता नहीं है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करेगा तो क्यों नहीं शिफ्ट करेगा? अगर वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता ना तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ना रह के ऊपर नीचे मूव कर जाता, बिकॉज सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है।
तो इसका जो मिड है वो इसी लाइन पे रहेगा। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास r, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये कितनी बढ़ेगी आपके पास r अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा 4r/3 अल्फा डेल्टा थीटा और वर्टिकल में जाएगा ये वाला। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये वाली डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस बढ़ के कुछ ऐसी हो जाएगी, फिर आप कंपोनेंट ब्रेक करते उससे भी ये सवाल हो जाता। तो आपके पास में ए ऑप्शन सही हो गया और आपके पास में बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं। बी मूव अलोंग एक्स एक्सिस, बी मूव अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे, कितना मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस ये पॉइंट यहीं पे रहेगा ना, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास r माइनस 4r/3 पाई मल्टीप्लाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपके पास में ये आना चाहिए था r, मतलब बी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग दैट इज r माइनस 4r/3 पाई अल्फा डेल्टा थीटा, पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन होगा नहीं। अगर आप डी की बात करेंगे तो भाई साहब बी तो ये लाइन तो मूव कर नहीं सकती, तो इसने बोला बी y एक्सिस में 0 मूव करेगा, हाँ सही बात है। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हुआ। अब इस बार बंद कर दे। हम करें प्रॉब्लम नंबर 27 में आपको क्या बोला गया ना कि आइए आपके पास में कोई बॉल है, उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, मास गिवन है 1 kg और लिक्विड में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे इस कंटेनर में या फिर ये लिक्विड मान लीजिए यहाँ पे ना, अगर इसके बारे में एक लाइन बोली कि इस पे कुछ 6 न्यूटन फोर्स है, किस तरफ लग रहा है, कहां लग रहा है, वो सब कुछ नहीं बोला, बस ये बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक बात तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पे लगने वाला एफ एक्सटर्नल कितना होगा, 0 होगा। इस कंसेप्ट को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने फोर्सेस का अगर एनालिसिस देखा, नीचे की तरफ mg लगेगा, कितना लगेगा mg आपके पास में 10 न्यूटन हो गया। क्लियर, फाइन। आपके पास में 6 पाई ईटा आरवी लगेगा, यहाँ पे जो आपके पास, इसको वैसे कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं ना, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास 3 मीटर पर सेकंड और ये वाली वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप एफ विस्कस देखेंगे कंपोनेंट ब्रेक करके डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, तो आएगा 6 पाई ईटा आरवी, तो 6 पाई की जगह 6 पाई, ईटा की वैल्यू है 20/6 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10/100 और वी की वैल्यू पहले 3 के हिसाब से देख लेते हैं। तो 6 पाई साफ हो गया, ये यहाँ पे साफ हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। तो एक फोर्स तो आपके पास इस तरफ लग रहा है कितना 6 न्यूटन। क्लियर। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ऊपर की तरफ 8 न्यूटन। एक ऊपर लग रहा है बाइंड फोर्स, बहुत बढ़िया, और कोई फोर्स नहीं है। तो अगर आप फोर्स, यहाँ पे कचरा दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं वापिस बना देता हूँ फोर्सेस को। यहाँ पे बना दिया 10 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया आपने 6 न्यूटन, ऊपर बाइंड फोर्स है और इधर लगाया जा रहा है 8 न्यूटन। अब बोला गया सवाल है भाई साहब एक और फोर्स, एक चीज क्या जानते हैं, इस पे लगने वाला एफ नेट 0 है। अगर एफ नेट आपके पास में 0 है तो 0 करना है, ठीक करेंगे। पहली बात तो इस डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कोई एफ आना चाहिए। और अब वर्टिकल डायरेक्शन में पता नहीं वैसे इसके बाइंड फोर्स के लिए 2 होगी, नेट 0 हो जाएगा, 2 नहीं होगा तो हो सकता है इधर भी कुछ रखना पड़े। पर एक चीज गिवन थी, वो क्या थी, आपको बोला 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब 6 न्यूटन लग रहा है, 6 तो यहीं पे चाहिए बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे बैलेंस कराएंगे तो और ज्यादा फोर्स होता। मेरी बात समझ में आ रही है, 6 तो यहीं पे चाहिए ना आपको, और 6 लग रहा है, तो मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है इसी डायरेक्शन में है। एफ बी को खुद बैलेंस होना पड़ेगा, खुद बैलेंस होगा तो एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2 न्यूटन। समझ गई ये बात, ठीक। अब आपने भाई साहब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहले इसने बोला था विस्कस फोर्स ऑन द बॉडी 10 न्यूटन, ये 8 और ये 6, नेट में कितना है 10। आप नेट भी निकाल सकते हैं, मैंने कंपोनेंट निकाल लिया ताकि थोड़ा आसान दिखे मुझे। इफेक्टिव वेट, वेट और अप थ्रस्ट की बात करिए, मतलब ये आपके पास इफेक्टिव वेट की बात की है ना। इफेक्टिव वेट क्या हो गया आपके पास, इफेक्टिव वेट हो गया mg, और अप थ्रस्ट जो आपके पास में लग रहा है दिस इज बाइंड फोर्स। इन दोनों को माइनस करेंगे, नेट कितना बच रहा 8, तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बात। अभी देखिए, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज सडनली रिमूव्ड, या अगर आप हटा देंगे तो एफ नेट कितना बच जाएगा 6 न्यूटन बच जाएगा, मास कितना है 1, एक्सीलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चार ऑप्शन सही है, ABCD ऑल आर करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 28 आपके पास में सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM है। इस तरह का सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। आपको बोला गया y का एक्सप्रेशन ये, x का ये है, मतलब एक पार्टिकल y में मोसेट कर रहा है, एक पार्टिकल x में मोसेट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी टाइम पे x वाला यहाँ था, y वाला यहाँ था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ माना जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा गया बताइए कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, तो हमें पाथ निकालना है, तो हमें t को हटाना है, x और y में इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप y/4 को देखेंगे तो sin 100/t के बराबर, और यहाँ से देखें sin 100/t x/3 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4/3x। तो कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। अगर सर इसका इलिप्टिकल पाथ कब आता है, इलिप्टिकल पाथ तब आता है जैसे मान लीजिए ये वाला फंक्शन होता है साइन का और ये होता है कोस का, ये साइन का होता है ये कोस का होता है। तो आपको क्या करना पड़ता,
यहां से लिखते हैं y/4 इज इक्वल टू दिस, फिर ये cos होता, cos इज इक्वल टू दिस, फिर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करते तो उसमें इलिप्स आ जाता। क्लियर? तो अभी इसमें इलिप्स नहीं आ रहा बिकॉज़ दोनों टर्म्स बराबर है। तो जब भी पाथ पूछा जाए ना तो आप टाइम वाले फंक्शन को हटाइए, एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन लिखिए। कैसा पाथ आ गया आपके पास? स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया। फाइन। इसके बाद में अगर आप देखिए तो पहला ऑप्शन था इलिप्स नहीं है, स्ट्रेट लाइन पाथ हाँ है। अब एसएचएम इसका एम्पलीट्यूड की बात की, अब दोनों में फेज डिफरेंस 0 है तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों यहाँ पे थे। अगर ये अपने एक्सट्रीम पे जाएगा 3 पे तो ये अपने एक्सट्रीम पे कितने पे जाएगा? 4 पे। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा ये कहां पहुंच जाएगा? 5 पे। क्लियर? फिर ये पास आएगा तो ये भी आगे आएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। फिर बोला फेज डिफरेंस बिटवीन द टू मोशन, वो तो कोई भी अंधा भी देख के बता देगा भाई फेज डिफरेंस तो है ही नहीं, फेज डिफरेंस कहाँ है? दोनों सेम फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस है नहीं। तो क्या कौन कौन से आंसर सही होंगे? बी और सी आपके पास सही होगा। रोल नंबर 29 फ्लूइड का सवाल है और इसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। सवाल में क्या क्या है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको सबसे नीचे एक सबसे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2 रो और वो h/2 हाइट तक भरा हुआ है। फिर आपके पास में एक लिक्विड है रो डेंसिटी का, वो ऊपर h/2 हाइट तक भरा हुआ है और इसके ऊपर से यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजिशन से एक बॉल को छोड़ा गया किसी h हाइट से। ये h का यूज किया गया सवाल में कि h की वैल्यू ये है। देखो वैसे रैंडम कोई एक जनरल वैल्यू लिखी है h, और इस बॉल की जो डेंसिटी है वो ρ/3 है और इसको इनिशियल रिलीज किया गया 0 वेलोसिटी से। तो अब ऑप्शन पढ़ के आपको सवाल करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन h है, अगर ये वाला h ग्रेटर देन h है, ये ऑप्शन में अगर आप देखें तो बोला h को अगर हम ऐसे कर दें तो बॉल विल एबल टू एंटर द लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी, बॉल विल एबल टू एंटर द लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी। मतलब ये चाहता है कि भाई ये वाली बॉल यहां पे पहुंच जाए, यहां पे जस्ट पहुंचाना चाहता है। तो मैंने कहा कि यार यहां से वर्क एंड थ्योरम लगा देता हूं भाई, हम चाहते हैं कि ये बॉल यहां चले, इसके अंदर क्रॉस कर जस्ट यहां पे पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करना है भाई? सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां से यहां तक आने में कितना वर्क करेगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा ले आइए यहां से लेके यहां तक। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी देखिए कितना वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, m को क्या लिखा? ρ/3 v, ये m आ गया g, और कितनी हाइट मूव किया? ये h प्लस h/2। क्लियर? अब इसका ये किसका वर्क डन आ गया? ग्रेविटी का, पॉजिटिव वर्क डन यहां तक आ गया। अच्छा अब आप बताइए और किसका वर्क डन आएगा? आपके पास है बाइंड फोर्स का भी वर्क डन आएगा। वो किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। वो सिर्फ यहीं पे आया ना, यहाँ पे तो बाइंड फोर्स था ही नहीं, तो बाइंड फोर्स का वर्क डन लिखा आपने तो माइनस आएगा। बाइंड फोर्स कितना लगता है? मतलब रो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो रो इंटू में भी आएगा वो। फाइन, जी इंटू h/2, और जस्ट पहुंचाना है ना आपको, जस्ट यहां तक पहुंचाना है तो चेंजिंग आइडिया कितना कर दिया? 0। यहां से आप टर्म साफ कीजिए, रो साफ हो गया आपके पास में। यहां से क्या है? h/3 प्लस h/6 माइनस h/2 इज इक्वल टू 0। सही। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो h/3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? h/2 माइनस h/6। सोल्व कर देंगे अगर तो यह आएगा आपके पास 3 2h, और ऐसा ही है ना ये 663, और ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो h की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास? h की वैल्यू आ गई कैपिटल H के बराबर। मतलब जब ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी ना, जब स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H होगा तो ये जस्ट यहां पे पहुंच जाएगा, और ज्यादा हुआ तब भी पहुंच जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी के अंदर। ये ए ऑप्शन आपने देख लिया, अब बी ऑप्शन में चलते हैं। बी ऑप्शन के अंदर क्या बोला गया? अगर h आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 7h/2 होगा तो क्या होगा? बॉल विल एबल टू स्ट्राइक द बॉटम ऑफ द वेसल। सिमिलर सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब की बार बच्चों यहां तक पहुंचानी है तो क्या करा? ग्रेविटी का वर्क डन लिखा, ये आ गया आपके पास m, g, h की वैल्यू कितनी? ये v वॉल्यूम लिखा है ना, वेलोसिटी नहीं है। और यहां तक अगर आप पहुंचाएंगे तो कितना आएगा? h प्लस h। सही, ये वर्क डन में ग्रेविटी आ गया, माइनस वर्क डन में बाइंड फोर्स लिखते हैं यहां पे रो v g h/2 माइनस 2 रो v g h/2 इज इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय बाइंड फोर्स, वर्क डन बाय बाइंड फोर्स। ये इस वाले रीजन का बाइंड फोर्स का, ये इस वाले का है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो रो वी जी साफ हो गया आपके पास। तो यहां से h/3 प्लस h/3 माइनस आपके पास h/2, और यहां पे कितना है? माइनस h इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप सोल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास h इज इक्वल टू, दिस इज 3h प्लस 3h/2 माइनस h। क्लियर? हमने पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो ये 3h आ गया, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2h प्लस 3h/2, तो ये वैल्यू कितनी वैल्यू आ गया 4h/7। तो अगर एग्जैक्ट 4h/7 होगी, सॉरी गलत बोल गया, अगर आपके पास में 7h/2 होगी तो जस्ट यहाँ पे पहुंचेगी, और अगर इससे ज्यादा होगी तब भी पहुंच जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक। फिर आपसे क्या बोला गया सी ऑप्शन में, इफ h इज इक्वल टू 2h। अब सी ऑप्शन हम इसको a को मिटा रहे हैं, यहाँ पे c कर रहे हैं। अगर आपसे सी ऑप्शन की बात करेंगे, सी ऑप्शन में बोला गया आपके पास h की वैल्यू कितनी आ गई 2h, ये आपको गिवन होगी। अब तो बॉल जब इंटरफेस को क्रॉस कर रही होगी तो इसे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सेम सिमिलर कंसेप्ट लगा देंगे, mgh ρ/3 v m g, कितना हाइट नीचे आया आपके पास, इसको 2h गिवन है, 2h प्लस h/2 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया दिस इज 5h/2। क्लियर? ये 2h गिवन है आपकी बार आपको, फाइन। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, माइनस इसका कीजिए रो वी जी h/2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से चेक कर लेते हैं, तो अगर आप यहां से चेक करेंगे तो ये रो बाय 3, इसका नाम तो m गिवन है सवाल में, तो इसको कर देते हैं mgh बाय 5/2, ठीक है। और इसको आप कर देते हैं, दिस विल बिकम 3mh/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास mgh। डन? तो सी ऑप्शन भी हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। अब सोचिए अगर आप बॉल को यहां पे छोड़ देंगे तो वो डूबेगी या तैरेगी? तैरेगी ना, फ्लोट करेगी, बिकॉज इसकी डेंसिटी कितनी है ρ/3, लिक्विड कितनी है रो, तो उसकी डेंसिटी कम है, तो वो क्या करनी चाहिए, फ्लोट करनी चाहिए। तो इसी हिसाब से बच्चों सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए, ABCD। क्लियर? हम करें प्रॉब्लम नंबर 30 और एरर का सवाल है। एरर का सवाल है मतलब रोटरी है। एरर का सवाल सिंपल है, एक ही चीज करनी है, मैंने पहले वाली भी वीडियो में बताया था आपको कि जब भी एरर का सवाल आपके पास में आए तो सबसे पहले आप लोग लीजिए, लोग लेके डिफरेंशिएट कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लोग लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा ln x इज इक्वल टू ln a प्लस ट्वाइस ऑफ ln b माइनस थ्राइस ऑफ ln c। क्लियर? अब डिफरेंशिएट कीजिए dx बाई x, ये किसके बराबर आएगा, da बाई a प्लस ट्वाइस ऑफ db बाई b माइनस थ्राइस ऑफ dc बाई c। अब देखिए इसके अब क्या पूछा गया आपसे, वे पूछा परसेंटेज एरर 13 हो सकता है क्या? हाँ, इसमें कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। इसकी db बाई b की वैल्यू 3 आ सकती है, टोटल कितना आ सकता है 6, प्लस माइनस में आ सकता है, मैक्सिमम ये आ सकता है, चाहे तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, कुछ भी आ सकता है। वो मैटर मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन हो रही है। होता है डी बाई बी 0 भी आ जाए, मतलब माइनस प्लस से लेकर प्लस 6 के बीच कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू भी चेक करें, डीसी बाई सी के 2% है ना, तो ये कितना हो सकता है, प्लस माइनस कितना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू कितनी है 6। क्लियर? अब आपको बोला 13 पॉसिबल है, हाँ मैं ये प्लस 6 हो जाए, ये वाला प्लस 6 हो जाए, ये प्लस 1 हो जाए, 13% हाँ पॉसिबल है, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर पूछा कि प्लस माइनस 7 हो सकता है और 13 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सब 0 हो जाए, 0 हो जाएगा। 7 कैसे होगा, ये वाला 0 हो जाए, ये 1, ये 6 और ये 1 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये 3 हो जाए, 4 हो जाए, ये 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, प्लस 6 और माइनस 6, ये प्लस 6 और माइनस 6, ये कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं, प्लस 13% से लेके माइनस 13% तक की कोई भी वैल्यू संभव है। तो ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन सही हो गया आपके इसके पास, ए और बी। अभी हम है प्रॉब्लम नंबर 31 पे। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 31 में देखेंगे ना, तो आपके पास में क्या है, एक बबल है, दोनों मतलब एक ट्यूब है, उस ट्यूब की दोनों साइड में आपके पास में 2 बबल है, और इसमें r1 इसकी रेडियस है, a1 सरफेस एरिया है, v1 वॉल्यूम है, n1 नंबर ऑफ मोल्स है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है, इसकी रेडियस है, और इसकी जो रेडियस है वो स्लाइटली थोड़ी कम है। तो अगर इसकी रेडियस स्लाइटली थोड़ी कम है, बाहर वैक्यूम बोला गया, बाहर प्रेशर की वैल्यू 0 है आपके पास में, तो अगर आप इसके अंदर प्रेशर देखेंगे और इसमें प्रेशर देखेंगे, तो जहां पे प्रेशर डिफरेंस कितना डेल्टा पी आता है 40/r, तो जहां पे r कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर स्लाइटली थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो एयर यहाँ से फ्लो करेगी, तो ये कम होना चाहेगा और ये बढ़ना चाहेगा। सवाल में उसमें जैसे इस चीज जो बात की हमने, इसका सेम सवाल FST1 में था कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, इसी का सवाल शायद था वहां पे FST1 में, पर इसमें उसकी चर्चा नहीं की, इसमें कुछ और ही बात पूछ रहा है इसने। सबसे पहले पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ n1 प्लस n2,
नंबर ऑफ मोल्स का, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सब में क्या फर्क पड़ेगा? तो कैसे फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स तो अगर ये गैस यहां से यहां पे जाएगी तो यहां पहुंच जाएगी, यहां से यहां पे जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। टोटल नंबर ऑफ मोल दोनों के अगर आप जोड़ के देखें तो हमेशा N1 + N2 रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ N1 + N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। हाँ सही बात है, वो बदलेंगे ही नहीं। फिर बात की सरफेस एरिया की। फाइन, अब सरफेस एरिया पे देखना थोड़ा ट्राई करके देखते हैं क्या होगा सरफेस एरिया के लिए। तो हमने लिखा कि N1 + N2 कांस्टेंट है ना आपके पास में, तो N1 को क्या लिखा जा सकता है? N1 को लिखा जा सकता है PV = nRT होता है ना आपके पास में। तो हमने लिखा ये बन गया P1 V1 फाइन डिवाइड बाय RT। क्लियर? ये किसी भी टाइम पे आपके पास होगा, उसका कितना बनेगा? P2 V2 डिवाइड बाय RT। क्लियर? और ये आपके पास में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। अच्छा, P को लिखा जाए तो P को क्या लिखेंगे आप? P को लिखेंगे 4T/R। ये इसका रेडियस है, ये वाला R गैस कांस्टेंट है, इसको R कर देते हैं। मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³ डिवाइड बाय RT प्लस अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा आपके पास? दिस इज 4T नया इसका R डैश कुछ बनेगा या फिर R2 बोल दीजिए। यहां पे कितना बनेगा? 4/3πr2³ फाइन डिवाइड बाय RT। तो ये आपके कट जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कट जाएगा, स्क्वायर बच गया। तो ये क्या है आपके पास में? ऊपर तो बन गया 4T/3A1 प्लस 4T/3A2 डिवाइड बाय RT। ये किसके बराबर है? N1 + N2 के बराबर है ना ये एक्सप्रेशन। तो आप देखिए ये तो सब कांस्टेंट ही है आपके पास, इसको वहां पे ले जाओ तो आपको क्या दिखाई देगा? A1 + A2 जो आपके पास में है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है ना। यहाँ पे A1 + A2 सब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपके पास में जो T है वो आपको डिनोट कर सरफेस टेंशन को, और ये वाला जो T है वो डिनोट कर टेम्परेचर को। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब काट मत देना, वो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ से A1 + A2 क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो सेकंड एक्सप्रेशन भी सही हो गया आपके पास। क्लियर? अब चलते हैं हम थर्ड एक्सप्रेशन पे। थर्ड एक्सप्रेशन में बोला गया इफ एट एन इंस्टेंट the number of mole in left bubble is 4 times the number of bubble in right वाले में जो नंबर ऑफ मोल्स है, लेफ्ट वाले में तो कुछ रेशियो गिवन है, और आपसे R2 R1 की बात की गई। तो आइए इसको थोड़ा करके देखते हैं कितना होता है। एक बार डस्ट दीजिए तो वो ना, चलो ठीक है। ठीक है, अब हम इसे प्रोसीड करते हैं। तो आपसे बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स की बात की, तो मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स इन लेफ्ट बबल इज 4 टाइम्स, तो N2 N1 ये बोला गया आपको। क्लियर? अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। N1 को क्या लिखा जा सकता है? N1 को लिखा जा सकता है आपके पास में दिस इज P1 V1 डिवाइड बाय RT इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय RT का 4 टाइम्स। ये दोनों साफ हो गए। P को क्या लिखा जा सकता है? 4T/R1 यहां पे क्या बनेगा? वॉल्यूम 4/3πr1 का क्यूब इज इक्वल टू PT को लिखेंगे 4T/R2 4/3πr2 का क्यूब मल्टीप्लाई 4। ये सारी वैल्यूज 40 4π 40 4π साफ हो गया आपके पास। और यहां से अगर आप चेक करेंगे तो आएगा R1² इज इक्वल टू 4 टाइम्स R2²। तो यहां से कितना आया? R1 की वैल्यू आ गई आपके पास ट्वाइस ऑफ R2। इतना सही है, ये रेडियस का रेशियो आ गया। अच्छा, और अब आपको पता है कि टोटल जो आपके पास सरफेस एरिया है वो कितना रहेगा? 8πr², बिकॉज सरफेस एरिया A1 + A2 कांस्टेंट है, तो इसका भी 4πr², इसका भी 4πr², टोटल कितना हो गया? 8πr²। और ये किसके बराबर है आपके पास? 4πr1² प्लस 4πr2²। अच्छा, अब मुझसे पूछा है R1 R2 की बात पूछिए, तो हम निकाल लेते हैं अभी 8π² और R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं R2 की टर्म में, तो कितना बन जाएगा आपके पास? 16πr1² प्लस 4π, सॉरी R1 की जगह 2R2 पुट किया है ना मैंने, तो कितना बचा? 16πr2² और ये R2², तो कितना गया? 20πr2², 8πr²। ये पाई से पाई साफ हो गया। 2/5 का रूट और R, ये बन गया R2। तो ये R2 ये मैच कर गया C ऑप्शन भी, और D ऑप्शन भी सिमिलरली देखेंगे तो R1 कितना होगा? इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो 8/5 बन जाएगा। क्लियर? तो ABCD सारे ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो गए। प्रॉब्लम नंबर 42 में अगर आप देखेंगे तो ये रिवर बोट प्रॉब्लम का एक बेसिक सा सवाल है।
बस इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। सवाल का कंसेप्ट सिंपल ही है। सवाल में क्या बोला गया, एक रिवर है जिसकी विड्थ कितनी है 63 मीटर, क्लियर। और ये जो रिवर फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके की है, यू नॉट माइनस दिस, ये मतलब कुछ फंक्शन है। ये यू नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे जो x है, ये x क्या है, ये x इसकी बैंक से पोजीशन है, मतलब बैंक से कितना दूर चलेगा वो दिखा रहा है। और b आपके पास में इसकी विड्थ है, ये आपके पास में ये विड्थ है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक आदमी यहाँ पे, ये जो आदमी है वो ट्राई करता है बैंक के परपेंडिकुलर जाने का, क्लियर। तो आपने बना दिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जाने की कोशिश सामने कर रहा है पर एक्चुअल में किसी एंगल पे जाएगा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि सबसे टाइम देखते हैं, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो टाइम अगर आप देखेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, देख ये वाली जो वेलोसिटी कंपोनेंट ऐड हुआ, ये ड्रिफ्ट दे सकता है आपको, ये रिवर को जल्दी क्रॉस नहीं करवा सकता। टाइम में इस वीआर का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ किसका रोल है, वीएमआर का। तो कितना टाइम लगा आपके पास, 63 मीटर की विड्थ थी, क्या स्पीड है, 0.3 स्पीड है, ये ऊपर 10 चला गया, तो ये आपके पास कितना आ गया बच्चों, 210 सेकेंड, मतलब 210 सेकंड लगेंगे रिवर को क्रॉस करने में। तो आपके पास ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया। अब अपना ये ड्रिफ्ट निकालते हैं। अब ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो वीएमआर है वो परपेंडिकुलर है, किसके, बैंक के परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई रोल नहीं है ड्रिफ्ट में, और इसका ये कंप्लीट रोल है किसमें, ड्रिफ्ट में। तो जो ड्रिफ्ट आएगा वो ड्रिफ्ट कितना आएगा, ड्रिफ्ट आपके पास अगर ये कांस्टेंट होता, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड होता, 6 मीटर पर सेकंड होता, सीधा वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम कर देता, पर अभी कांस्टेंट नहीं है। तो अभी क्या है आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है इसका, तो फंक्शन को नोट करते हैं। मतलब क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई टाइम करना है, सीधी सी बात है। पर ये वेरिएबल है, इस वजह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यू नोट की वैल्यू लिख दी 5, ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें वैल्यू गिवन है यू नोट की 5 माइनस 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी स्क्वायर विड्थ गिवन है, बी है आपके पास में विड्थ, क्लियर। तो विड्थ की वैल्यू लिख दी आपके पास कितना है, 63 का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखें तो कितना है, x को लिखा हुआ है। अब मुझे क्या है, एक बार x को हम वेलोसिटी टर्म में लिख रहे हैं, तो क्या लिखा जाए x को वेलोसिटी टर्म में, x क्या है, x यहां से दूरी है आपके पास में, तो किसी t टाइम में कितना दूर चला जाएगा, तो वो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई t। तो मैंने लिखा 0.3 मल्टीप्लाई t माइनस 63/2 का होल स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए dt, फिर आप इस पूरे को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्लियर। अगर आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में जो ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन आप करिएगा, एक टर्म साइज पे कट भी जाता है। अगर आप इसे पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे आपके पास जो आंसर आता है इसका, वो आता है 700 मीटर, क्लियर। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी एंड सी होता है। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 33 और ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ का सवाल है। सवाल सिंपल है, पर अगर आप थोड़ा भी मतलब फोकस से नहीं करेंगे ना सवाल, मतलब फुल कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे तो आप गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस सवाल में। ये ग्राफ बना हुआ है ना, पहले आप इस ग्राफ को फील करना चाहिए, ग्राफ क्या बता रहा है। इस ग्राफ में ये देख, ये आपको बता रहा है कि भाई यहां से पहले इनिशियली कुछ x की वैल्यू थी, फिर x की वैल्यू बड़ी बड़ी बड़ी, यहाँ पे मैक्सिमम दूर चला गया, फिर वापिस पास आया पास आया पास आया, फिर वापिस जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, क्लियर। फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया इधर, फिर वापस वहीं पे पहुंच गया। तो अगर आप इसका कोई केस देखना चाहें, सर ये कोई केस बता दी ताकि ग्राफ समझ में आ जाए, तो अगर आप देखें तो कुछ ऐसा सिस्टम है। देखिए आपके पास, आपने एक मानिए एक पत्थर था, यहाँ से आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका ऐसे मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जाके फिर यहाँ पे से रुकेगा, फिर ऐसे यहाँ पे वापस आ जाएगा, क्लियर। तो इतना यहाँ तक वापस आने का केस यहाँ तक डिफाइन हो रहा है। देखिए यहाँ से पत्थर को फेंका, पोजीशन बड़ी बड़ी बड़ी, यहाँ मैक्सिमम पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, क्लियर। फिर इसके बाद वापस पोजीशन घटी, घटते गए यहाँ पे आ गया, क्लियर। वेलोसिटी पे आप देख सकते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट से वेलोसिटी 0, इसकी भी 0, क्लियर। अब इसके नीचे का ग्राफ देखें, फिर क्या हुआ, फिर ये पार्टिकल नीचे गया, क्लियर। फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ पे पहुंचा मैक्सिमम पे, फिर वापस ऐसे उल्टा आया, ऐसे करके केस है। मान लीजिए पत्थर एक यहाँ से फेंका आपने, तो अभी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, जैसे लगती है ऐसे यहाँ तक आया, फिर जैसे फिर ये नीचे जाना शुरू हुआ उस वेलोसिटी से, जैसे ही इसके नीचे जाना शुरू हुआ तो ग्रेविटी उल्टा एक्ट होनी शुरू होगी। आप ऐसा मानेंगे तो ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, क्लियर। तो हमसे सवाल पूछा गया, पार्टिकल डज नॉट चेंज, पहला ऑप्शन, पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यूरिंग द टाइम। ये डायरेक्शन चेंज तो हुई ना यार, यहाँ पे जा रहा था ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ, तो डायरेक्शन तो चेंज हुई, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ट्वाइस ड्यूरिंग द मोशन बिटवीन 0 to 2। देख पहले तो एक बार यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, फिर कहाँ पे की, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज की, तो 2 बार की, हाँ बी ऑप्शन सही है।
एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस इस डायरेक्शन वंस ड्यूरिंग द मोशन बिटवीन 0 से t। देख हमने बोला यहां से जब ऊपर फेंका तो एक्सीलरेशन नीचे माना हमने कुछ एक्सीलरेशन, और जब यहां से फेंका तो ऊपर माना, तो एक बार एक्सीलरेशन चेंज हुआ यहां पे। क्लियर? ग्राफ से भी देख सकता था। ग्राफ में क्या होता है, अगर ये पैराबोला का मुंह ऐसे नीचे की तरफ है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो कर रहा है पॉजिटिव को, तो इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले नेगेटिव एक्सीलरेशन है, इससे पहले जस्ट पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ एक्सीलरेशन है, इसमें पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्सीलरेशन है। क्लियर? फिर आपसे बोला गया एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, हाँ हो गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स एट t = t/2, हाँ t/2 के बदले एक्सीलरेशन बदल रहा है तो फोर्स भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। फाइन बच्चों, इसमें अगर आप ग्राफ बनाना चाहते तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप VT का ग्राफ बनाइए तो आप थोड़ा सोच के बनाइएगा, अच्छा है वैसे इसके बिना काम हो गया, पर हम वैसे ही कर लेते हैं अब आगे। तो VT ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आप समझिए t = 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव थी और मैक्सिमम थी। फाइन, फिर स्लोप घट रहा है, घट के कितना बना, 0 बन गई वेलोसिटी। तो यहां से लेके यहां पे आएगा ऐसे, यहां तक पहुंच गए, ये टाइम कितना हुआ आपके पास t/4, यहां पे पहुंच गया t/4 पे। अच्छा, अब इसके बाद में बता क्या हुआ, इसके बाद में वेलोसिटी 0 से अब नेगेटिव बनी है और यहाँ पे मैक्सिमम, तो अब नेगेटिव बनाना है ना वेलोसिटी। देख यहाँ पे स्लोप 0 था, अब नेगेटिव स्लोप में ऐसे जा रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ऐसे बना दिया, ऐसे देख नेगेटिव में बढ़ रही है। क्लियर? यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू वापस सेम आ गई पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक्सीलरेशन जस्ट बदल गया, एक्सीलरेशन बदल गया और वेलोसिटी अब क्या होगी आपके पास में, घटनी शुरू होगी। तो नीचे जाएंगे तो बढ़ती रहेगी, तो बढ़ाना नहीं है ना, इसका तो घटानी है वेलोसिटी, तब ग्राफ ऐसे उल्टा चलेगा ऐसे। क्लियर? फिर इसके बाद में अगर आप यहाँ पे पहुंचेंगे इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे घटी घटी यहाँ पे पहुंच गए, अब आप यहाँ पे कितनी होगी, 0। तो कौन सा टाइम है आपके पास, ये वाला टाइम था आपके t/2 और ये वाला टाइम कितना हो बच्चा आपके पास, 3t/4। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी वापस आपके पास में बढ़ रही है, यहाँ पे 0 से वापस पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ गया, तो ऐसा बनेगा। क्लियर? तो ये आपके पास t टाइम। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था। एक्सीलरेशन अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए, यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में। क्लियर? हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 34। प्रॉब्लम नंबर 34 में क्या बोला गया, आपको ये कर्व गिवन है, तो आपने हीट सप्लाई किया तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है वो सब मेंशन किया गया। ये कर्व से हम फैमिलियर रहते हैं, मतलब कैलोरीमेट्री बेसिक में ये कर्व हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया कि जो हीट है वो कांस्टेंट रेट से सप्लाई हो रही है, मतलब अगर आप देखिए सर इतने टाइम इंटरवल में कितनी हीट सप्लाई हुई, कुछ पावर P से हीट सप्लाई हो रही है, वो कुछ बोला है कांस्टेंट है पर वैल्यू नहीं बताई, और इतने टाइम में कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इतना कुछ टेम्परेचर चेंज हो गया। क्लियर? इसको आप फील कर पाए ना, ग्राफ को फील करवाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इतने टाइम इंटरवल में डेल्टा t टाइम था मान लीजिए, इसमें कितना हीट पावर इंटू में डेल्टा, इतना हीट मिला और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया आपका, डेल्टा थीटा, ये वाला। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। अब इस वाले कर्व में अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पे आपने टेम्परेचर मतलब हीट दिया तो टेम्परेचर आपके पास बढ़ रहा है, फिर इतने टाइम इंटरवल तक आप हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे फेज क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। फिर आपने हीट दी, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पे फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, फिर यहाँ पे फेज चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ से इस वाले में क्या हो रहा होगा, इसमें जा रहा होगा सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में। याद कीजिए बर्फ से पानी बनता है पहले, फिर क्या होता है पानी से स्टीम बनता है, तो उसी तरीके से पहले सॉलिड होगा, फिर धीरे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वो क्या हो रहा होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। फिर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिक्विड में क्या बन रहा होगा, लिक्विड से वेपर में बन रहा होगा। क्लियर? अगर आप बात करें इतने रीजन की, तो ये कैसा रीजन है आपके पास में, सॉलिड है कि लिक्विड है, ये सॉलिड होगा। क्लियर? और अगर आप इतने रीजन की बात करें तो ये कैसा होगा बच्चा आपके पास, दिस इज लिक्विड। फाइन। अब आपसे सवाल में कुछ कुछ पूछा गया है थ्योरेटिकल, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड। आपको ये बताना है भाई साहब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड में ज्यादा है कि लिक्विड में ज्यादा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि हम कितना हीट रिक्वायर्ड है ताकि बॉडी के 1 ग्राम का टेम्परेचर आपके पास में 1 डिग्री से चेंज किया जा सके। तब सोच के देखिए, यहां पे आपको इतना टेम्परेचर चेंज करने में इतनी हीट देनी पड़ रही है। फाइन। अब यहां पे स्लोप कम है और यहां पे स्लोप ज्यादा है, तो सोचिए यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहां पे जैसे ये कुछ डिफरेंस था डेल्टा थीटा का, इतना डिफरेंस अगर आप यहां पे लेंगे डेल्टा थीटा का, तो यहां पे कम टाइम लगेगा और यहां पे ज्यादा लगेगा। स्लोप से आप फील कर सकते हैं। देखिए तो मैं फील बता रहा हूं, गणित से भी हम कर सकते हैं। गणित से अगर आप देखें तो आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू ms d थीटा आप लिखेंगे। फाइन। तो यहां पे आपके पास कितना आ गया, मैंने डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस करना है, डेल्टा थीटा आपके पास,
तो ये आ गया आपके पास, इसको लिख दीजिए P इंटू में dt, तो आपके पास जो S आ गया स्पेसिफिक हीट वो किसके बराबर आ गया, dt बाई डी थीटा, dt बाई डी थीटा, मतलब इसके स्लोप का जस्ट उल्टा। समझ में आ रहा है? तो जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे हीट कैपेसिटी कम होगा। ये देख, ये क्या है आपके पास, दिस इज 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लोप के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप के। तो जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे हीट कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे हीट कैपेसिटी कम होगा और यहां पे हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। मेरे हिसाब से अगर आप ढंग से ग्राफ को देखेंगे ना तभी ये बात आपको चमक जाएगी। फाइन, जिसके हिसाब से कब ज्यादा हीट कैपेसिटी सॉलिड स्टेट में ज्यादा है और लिक्विड में कम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फाइन, फिर आपसे पूछा गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देख, अगर आप यहां पे देखें तो कितनी हीट लगी होगी, यहां पे लगा होगा m इंटू में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पे कितना लगा होगा m इंटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहां पे इस हीट की वैल्यू ज्यादा है आप बताइए, ये Q1 है, ये Q2 है, बताइए कहां पे ज्यादा है, ये वाली डेंस ज्यादा है ना आपके पास में, तो यहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड है। फाइन, अगर यहां पे ज्यादा रिक्वायर्ड इसका मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपके पास क्या है, ज्यादा है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है आपके पास, कम है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, ए करेक्ट हो गया बच्चों, और यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बच्चों हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 35। प्रॉब्लम नंबर 35 में अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास क्या है, एक रिंग है जो कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रही है। क्लियर? तो हम, और ये प्योर रोलिंग है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में प्योर रोलिंग का केस हो रहा है। तो ये सेंटर ऑफ मास v इज इक्वल टू ओमेगा से गिवन है और ये ओमेगा से घूम रहा है। अब सवाल में क्या है, एक टाइम गिवन है t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, तो आपसे बोला गया t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा के बाद में अब मतलब डिफरेंट पॉइंट्स है ABCD, इनका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ठीक, तो मैंने बोला यार t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा की अगर आप बात करेंगे, t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, इतने में सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, पाई डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को यहां से लेके कुछ यहां पे लेके चलेगा। फाइन, सेंटर ऑफ मास यहां पे पहुंचे, कितनी दूरी पहुंच गए यहां से, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, दिस डिस्टेंस इज पाई इंटू में r। क्लियर है ये बात? ठीक, अब आपको यहां पे सर्कल बनाते हैं, वापिस यहां पे सर्कल बना दिया ऐसे, ट्रांसलेशन का काम खत्म हो गया। अब रोटेशन की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे पाई बाय ओमेगा टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, बॉडी घूम जाएगा पाई एंगल घूम जाएगा, तो मतलब 180 डिग्री घूम गया। तो 180 डिग्री घूम गया तो ए कहां पहुंच जाएगा, ए यहां पहुंच जाएगा। क्लियर? सी कहां पहुंच जाएगा, सी यहां पहुंच जाएगा। बी कहां पहुंच जाएगा आपके पास, बी यहां पहुंच जाएगा। और डी कहां पहुंच जाएगा, ये इमेजिन कर सकते हैं, पूरी बॉडी को 180 डिग्री से घुमा दीजिए, पहले चला दिया फिर घुमा दिया। अब आपसे पूछ रहा है बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए बताइए। हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए कितना है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास पाई आर, और ये कितना है 2r। तो अगर आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, पाई आर का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर, ये डिस्टेंस 2r है ना आपके पास, इसका पूरे का रूट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो r बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4, हाँ सही है। फिर अगर आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी तो वो भी तो सेम ही है ना, ये डिस्टेंस तो है, ये डिस्प्लेसमेंट उसका आएगा, तो सी का और ए का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो दो अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों बी ऑप्शन पे। आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, तो देखिए बी यहां से यहां पे पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितनी थी पाई आर, तो पाई आर में से कितना माइनस कर दूं 2r। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अगर आप चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी तो कितना आएगा पाई आर माइनस 2r। फाइन, फिर आपसे क्या पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी मुझे पता है ये पाई आर प्लस 2r। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर प्लस 2r। तो एक बार अगर आपने डायग्राम बना लिया था ना सवाल में तो सवाल पूरा हो जाता है, ये सिंपल सवाल था। क्लियर? तो इस हिसाब से इसके ABCD सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। हम करें प्रॉब्लम नंबर 36। प्रॉब्लम नंबर 36 में क्या बोला गया, एक दीवार है वो इधर v वेलोसिटी चल रही है, आपके पास h हाइट पे एक बॉल 2v वेलोसिटी से इसके पास जाती है और इलास्टिकली कोलाइड करती है। इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद में क्या होता है, ये बॉल टकरा के ऐसे कुछ गिरेगी, ऐसे कुछ गिरेगी। इसने बोला जब ये यहाँ पे गिरती है उस टाइम पे इस दीवार और इसके बीच में, ये दीवार भी कुछ आगे आगे होगी, तो जिस टाइम पे बॉल जमीन पे गिरेगी उस टाइम पे वो जो बॉल का गिरने वाला पॉइंट और दीवार जहाँ पे है उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कुछ आपसे पूछा गया है, ऐसा सवाल है। तो मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये बॉल इससे टकराएगी तो मैं ये देखता हूँ टकराने के बाद में ये जो बॉल रिबाउंड होगी उस टाइम पे रिबाउंड की वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने माना कि टकराने के बाद जैसे यहाँ पे बॉल थी ये ऐसे टकराई, टकराने के बाद जैसे v1 वेलोसिटी जा रही है, ये दीवार तो v से जाएगी बिकॉज एक बॉल के टकराने से दीवार की स्पीड बदलेगी नहीं। फाइन,
अब आपको पता है ई की वैल्यू कितनी है 1। ई को क्या लिखते हैं, ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v1 माइनस v, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था यहाँ पे 3v। तो यहाँ से आपके v1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये आ गई 4v। मतलब ये जब बॉल वापस रिबाउंड हो रही है तो कितनी वेलोसिटी से हो रही है आपके पास, 4v से हो रही है। फाइन। अच्छा अब ये आपके पास अगर ये 4v से हो रहा है तो अब ये क्या होगा, यहां से जाके अभी बॉल कुछ ऐसे टकराएगी यहाँ पे। क्लियर। तो हमने बोला कि इसके रिस्पेक्ट में, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास 3v है। अच्छा हाइट कितनी है आपके पास बच्चों h। तो आप देखिए नीचे गिरने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा, तो आपने कहा h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, बिकॉज इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी। यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, इतना टाइम आ गया। क्लियर। अच्छा अब हमें ये देखना भाई साहब इतने टाइम में ये बॉल कितना इससे दूर जाके गिरेगी। हम रेडी बैठ चुके थे, दीवार तो रेस्ट पे ही चुकी है, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस दीवार के रिस्पेक्ट में इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी 3v होगी। तो कितना दूर जाएगी, तो डिस्टेंस आएगा प्लस 3v मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं 2h/g, और यहाँ पे v की जगह v आ गया। तो आपके पास अगर आप यहाँ से चेक करेंगे, आप इससे मैच करवाएंगे, तो आपके पास जो आंसर है उसमें इसको n बोला गया है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। क्लियर। करें प्रॉब्लम नंबर 37। प्रॉब्लम नंबर 37 में आपसे क्या बोला गया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। आपसे बोला गया जब ये जैसे यहाँ पे एक रस्सी थी, इसकी लेंथ नहीं बढ़ सकती, इनइलास्टिक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये हिंज होगी और यहाँ पे एक मास m को कुछ हैंग किया हुआ था। फिर आपने क्या किया, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने यहाँ पे वेलोसिटी दे दी √6gl। यहाँ पे लोगों को याद आता है √5gl वो कब देते हैं, जब आपको इसको मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना होता है। अगर आप 6gl दे देंगे तभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे बोला गया अगर यहाँ पे √6gl दी है तो इस वाले पोजीशन पे जब स्ट्रिंग थी और इस वाली पोजीशन पे जब स्ट्रिंग थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब स्ट्रिंग थी, तो उस टाइम पे टेंशन कितनी कितनी है ये बताना है। फाइन। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं वेलोसिटी देखता हूँ। तो आपको याद है कि यहाँ पे जब √5gl होता है तो यहाँ पे √3gl होता है। तो अगर यहाँ पे √6gl है तो यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे √4gl। क्लियर। अच्छा अगर यहाँ पे √5gl होता है तो यहाँ पे कितना था √gl, तो कितने का 4gl का डिफरेंस आता है। यहाँ पे √6 है, यहाँ पे कितना है बच्चों आपकी बार आपके पास, दिस इज √2gl। क्लियर। फाइन। अब आप यहाँ पे टेंशन निकालिए। अब आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले किया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिखेंगे तो टेंशन किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो मैंने देखा सेंटर की तरफ नेट लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना है, t इज इक्वल टू mv², v²/r, r की जगह l ने l को मार दिया तो आंसर कितना आ गया 4mg। मतलब ये टेंशन हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। फाइन। अगर अब आप वर्टिकल पोजीशन में चलेंगे तो वर्टिकल पोजीशन में चलते हैं। चलो और वर्टिकल पोजीशन में आप लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg, और नीचे की तरफ ही क्या लग रहा है t। फाइन। और सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्सेस किसके बराबर होते हैं, mv²/r। दिस इज mv²/r। ये साफ हो गया आपके पास। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई mg। अब मुझसे क्या पूछा गया, रेशो पूछा गया। कौन कौन सी टेंशन का, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे। तो रेशो कितना आ गया 4:1। तो आंसर कितना आ गया आपके पास बच्चों, दिस इज x की वैल्यू आ गई 4। हम करें प्रॉब्लम नंबर 38। प्रॉब्लम नंबर 38 सिंपल है। आपसे बोला गया यहाँ पे ऐसे एक रोड है ना, इसकी लेंथ कितनी है आपके पास 1 मीटर, और इसकी जो आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है वो गिवन है, कुछ वो वेरिएबल है ना, वो एक्स्ट्रा पे वेरी कर रही है। x यहाँ से डिस्टेंस मेजर की गई है, इसको वर्टिकल रखा गया। फाइन। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया बताइए इस पूरी रोड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो मैंने बोला मुझे एक एलिमेंट की तो पता है, अगर एक छोटा सा मास dm को अगर आप रेफरेंस साइन से h हाइट ऊपर रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। तो मुझे छोटे पॉइंट मास की पता है तो हम उसको एलिमेंट मान के हम करते हैं सो। तो मैंने बोला यहाँ पे एक मैंने h दूरी पे dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ लिया। फाइन। इसका मास मैंने देखा dm, तो dm कितना होगा लैम्डा इंटू में dx। क्लियर। तो अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें, किसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं मैं इस छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं। तो कितनी होगी mgh। तो आपने लिखा m dm g, और h की जगह कितना है बच्चों आपके पास, इसकी कितनी हाइट है x। इसे हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे u, अब dm की जगह क्या लिखा जाएगा आपके पास, लैम्डा। dm क्या है आपके पास, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास 12x। ये सही समझ में आ रहा है, ये लैम्डा लिखा है मैंने, लैम्डा इंटू में dx है ना, लैम्डा की वैल्यू लिख दी, dx लिख दिया, ये dm आ गया। इतनी टर्म dm होगी, g इंटू में x। क्लियर। इसको आप आगे अगर सोल्व करें तो कितना आएगा, ये 12g बाहर आ गया आपके पास, ये कितना बन गया x³/3। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। अगर आप बच्चों सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 4g।
आंसर में क्या है, ये वाली वैल्यू 40 आ गई आपके पास। इसने आंसर में बोला इसको 5n के बराबर करो और n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू पता लग गई कितनी आ गई आपके पास, क्लियर। आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 39। प्रॉब्लम नंबर 39 में क्या बोला गया, आपके पास ऐसे कोई प्लेट है, फाइन, और ये प्लेट क्या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन कर रही है, चल भी रही है, इसका सेंटर ऑफ मास VCM से चल रहा है और ऐसे रोटेट कर रहा है। अभी हमसे अगर ग्राउंड के फ्रेम में पूछता ना, ग्राउंड के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हम लिखते हैं हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू में ओमेगा स्क्वायर। पर सवाल में ऐसा नहीं दिया, सवाल में बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट A, और ये किसके ऊपर है ये भी देखना जरूरी है, ये इस प्लेट के ऊपर है। अगर ये प्लेट के ऊपर नहीं होता ना, ग्राउंड पे होता, तो वही फॉर्मूला था जिसके हमने भी बात की थी, प्लेट के ऊपर है, फाइन। अब प्लेट के ऊपर इस वाले पॉइंट के हिसाब से देख, ग्राउंड के फ्रेम में ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, पर अगर तो इस प्लेट के इस पॉइंट पे बैठ जाएगा तो कैसा मोशन दिखाई देगा, इसका प्योर रोटेशन। अगर प्योर रोटेशन मोशन दिखाई दे रहा है तो प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके अबाउट, जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। ये कुछ बेसिक बातें अगर आप रोटेशन पता होगी तो आप बहुत सारे रोटेशन सवाल कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट, रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट, रिजिड बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी और या फिर प्योर रोटेशन कर सकती है, इसके अलावा कोई और मोशन पॉसिबल नहीं है। जब आरबीडी शुरू होता है ना, रिजिड बॉडी डायनामिक शुरू होता है, स्टार्टिंग में ये बात बताई जाती है। दूसरी बात, अगर आपको रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा पता है तो उसके हर एक पॉइंट के अबाउट ओमेगा सेम रहता है। जैसे इसके अबाउट अगर कुछ आपको एंगुलर वेलोसिटी पता है 2 रेडियन पर सेकंड, तो इसके अबाउट भी 2 होगी, इसके अबाउट 2, समझ में आ रही है। तो किसी के अबाउट भी अगर आपको इसका ओमेगा गिवन था तो इस वाले पॉइंट के अबाउट भी उतना ही ओमेगा होगा, वो बदलेगा नहीं। अब हमने लगाया हाफ, अच्छा आई की वैल्यू कौन से एक्सिस के अबाउट निकालनी, इस एक्सिस के अबाउट, फाइन। अब कैसे लगाएं, इसके लिए हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, फिर इसके अबाउट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके अबाउट आ जाएगा। ये होता है ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ। तो हम इसके अबाउट निकाल लेते हैं, इसके अबाउट निकालते हैं, इसके अबाउट आ जाएगा, तो इसके अबाउट निकालते हैं हम। तो सर इसके अबाउट निकालें तो कितना आएगा, कैसे ये रोड्स बन जाएगी ऐसे, तो ml स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हैं आप, दिस इज ml स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 मीटर ml स्क्वायर बाय 3, प्लस इसके अबाउट निकालते हैं बच्चों तो कितना है m, एल की वैल्यू कितनी है 3 ml स्क्वायर बाय 3, फाइन, इनटू में ओमेगा स्क्वायर। ये आंसर है आपके पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। m की वैल्यू 1 kg गिवन है आपको, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 1/3, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 1, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4। यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 4/3 और ये बनेगा 4। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए कितनी आ रही है आपके पास, दिस इज 8/3। तो किसके बराबर लिखा था सवाल में, k/3 के बराबर। इसको k/3 के बराबर किया हुआ है तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम खत्म होता है। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 40 में देखेंगे ना तो आपको इस तरह का डायग्राम दिखाया गया, फाइन। फिर आपको बोला गया ये एक मास है, यहाँ पे अटैच किया गया, 4 स्प्रिंग से अटैच किया गया। इस मास को ना ऐसे थोड़ा सा इस तरफ लेके आए, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लेके, ठीक है। जब आप इसको ऐसे लेके आएंगे बच्चों तो ऐसे थोड़ा इमेजिन करके देखिए ना, अगर आप इसे ऐसे लेके आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये स्प्रिंग ऐसे आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग ऐसे आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग ऐसे आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग ऐसे, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे से ऑसिलेट करेगा, क्लियर। तो इस वाले प्लेन में थोड़ा दिखा पाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ऐसे इस तरफ दिखाया इसको। तो अगर हम इस तरफ मैं समझाता हूँ ये कैसे किया मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे माना है, मतलब ये प्लेन कैसे दिखाया है मैंने, ये वाला जो प्लेन है ना इसको ऐसे मान लिया, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग ये होगी, एक स्प्रिंग ये होगी, और अगर आप यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्प्रिंग कुछ यहाँ पे और एक स्प्रिंग इसके पीछे, क्लियर। तो हमने इस वाले प्लेन को यहाँ पे ऐसे दिखाया है ताकि हम इसे बोर्ड के प्लेन में शिफ्ट कर सके, इज इट क्लियर। तो अभी ये 2 स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं, पर एक स्प्रिंग यहाँ पे और एक स्प्रिंग यहाँ पे, टोटल कितने स्प्रिंग है, 4 स्प्रिंग है। ये प्लेन समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये पहले ऐसे था तो इसको ऐसे शिफ्ट कर नहीं पा रहा था बोर्ड के ऊपर, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया ताकि इसको ऐसे शिफ्ट कर सकूं, क्लियर। और बहुत थोड़ा सा शिफ्ट किया है, फाइन। अगर आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा वो लगा रहा होगा k इंटू में चेंज इन लेंथ, फाइन। सिमिलरली ये भी लगा रहा होगा। अब हमारा टारगेट ये है कि हम चेंज इन लेंथ निकाल लें। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए क्या किया, मैं माने तो ये वाला एंगल को थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ, फाइन। और ये वाला एंगल बहुत छोटा है, अगर ये बहुत छोटा से परपेंडिकुलर डाल के ये दोनों डिस्टेंस बराबर की जा सकती है, फाइन। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा थी 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास जिसको चेंज इन लेंथ बोल रहे हैं वो कितना आ गया आपके पास, x cos 90 में 3 sin थीटा। तो आपके पास हमने सर फोर्स कितना लग रहा है आपके पास, फोर्स लग रहा है k
x इंटू में साइन थीटा। क्लियर। अब आप देखिए, आपको तो इस डायरेक्शन फोर्स लगना है, आपको क्या करना है, इसे कंपोनेंट ब्रेक करना है। अगर आप इसे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एफ नेट इस डायरेक्शन में कितना आएगा आपके पास, ये देखिए ये फोर्स ऐसा लग रहा था के एक्स साइन थीटा, ऐसे इधर भी लग रहा है के एक्स साइन थीटा, एक इधर भी लग रहा है ऐसे के एक्स साइन थीटा, ऐसे इस प्लेन में, और एक जस्ट अपोजिट ऐसे लग रहा है। क्लियर। तो हमें तो इस वाई डायरेक्शन में चाहिए ना, तो हमने कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, के एक्स साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसका 4 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज 4 स्प्रिंग है। समझ में आ गई बच्चों। तो ये आपके पास फोर्स हो गया। अब ये फोर्स को आपसे सवाल में क्या पूछा गया कि ये फोर्स एक्स की कितनी पावर है, तो देख लेते हैं अभी। 4 के एक्स की एक पावर, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, या फिर मतलब साइन थीटा और टेन थीटा भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या बन जाएगा, x बाय एल का होल स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, ये x की क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। फाइन। तो आपको थोड़ा डायग्राम अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आपने डायग्राम सही ढंग से एनालाइज कर लिया, आपने इसको देख लिया तो हो जाएगा। फाइन। थैंक यू।